जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब सैयद बदर रज़ा गिलानी साहब, उम्मीदवार ब्रैब, मेंबर पंजाब बार मुल्तान सीट। जी अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम काजी साहब। जी गिलानी साहब, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसमें कुछ आपसे सवालात किए जाएंगे जो कुछ कानूनी होंगे, कुछ ज़ाती बातें होंगी जो आपसे सवालात किए जाएंगे। सबसे पहले गिलानी साहब, जो नाजरीन है वो आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आप पैदा कहाँ पे हुए और आपने जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की? जी बहुत शुक्रिया काजी वसीम साहब। मैं मुल्तान का ही पैदाइशी हूँ और मेरे वालिद साहब सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी यहाँ वकालत करते थे मुल्तान में ही, और उन्होंने तकरीबन 50 साल से ज़्यादा यहाँ पर एज एन एडवोकेट रहे, सिविल साइड पे प्रैक्टिस करते थे। तो उसके बाद मैंने इब्तदाई तालीम, स्कूलिंग मेरी मुल्तान में एक स्कूल है जी, लासाल हायर सेकेंडरी स्कूल। तो लासाल से मेरी जो है इनिशियल एजुकेशन है, मैट्रिकुलेशन मैंने वहाँ से किया। फिर मैंने एफएससी गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से ही, और फिर उसके बाद बैचलर्स भी वहीं से, और इन दोनों के दरमियान कुछ अर्सा मैं मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन रहा मेरा। तो फिर डिसीजन एक लिया कि नहीं, वकालत ही करनी है, और बाय पैशन इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद गिलानी लॉ कॉलेज, जो उस वक़्त इंडिपेंडेंटली वलैसन कॉलेज के साथ चलता था, बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से मैंने लॉ किया। और लॉ करने के बाद से आज तक का सफ़र तकरीबन 2 दहाइयों से ज़ायद जो है वो आपके साथ ही हैं और आपके सामने है। अच्छा गिलानी साहब, नाजरीन ये सुनना चाहेंगे कि आपको लॉ में आने की तरगीब कहाँ से मिली, कि आपको इंस्पिरेशन हुई कि मैंने वकील बनना। आप बता रहे हैं कि हाँ भी आप एक आपने मेडिकल फील्ड में भी जाने की कोशिश की, उसके बाद दोबारा आप इस फील्ड में आए। आपको पैशन कहाँ से मिला कि मैं इस फील्ड में ही सही मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी? देखिए, इत्तेफाक से मैट्रिक में कुछ अच्छे नंबर आ गए तो पूरे घर वालों का, उस ज़माने में पाकिस्तान में जो सबसे बड़े 2 प्रोफेशन समझे जाते थे, या बच्चे को डॉक्टर बना लें या इंजीनियर बना लें। तो हमारे मार्क्स को देखते हुए तो मेरी वालदा ने तय किया कि जी हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। तो वालदा की ख्वाहिश थी, हमने एफएससी में मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी कुछ मामलात ऐसे हो गए कि सबब बन गया। लेकिन ख्वाहिश वालिद साहब को देख के मुसलसल ख्वाहिश ये थी कि मैं वकील बनूंगा, और मैं वकालत ही कर दी है मैंने। तो कुछ अरसा गुजारने के बाद मैंने अपने वालिदैन से ये बात की कि जी मैं वकील बनना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरा पैशन है। तो उस पर मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने, क्योंकि उनकी फैमिली में मैं आई वाज द सेकंड जनरेशन, तो वालदा को उन्होंने खुद कन्विंस किया और अल्टीमेटली मेरा एडमिशन यहाँ पर लॉ में हुआ। तो मेरी जो वकालत में आना जो था वो हादसाती नहीं था, मैंने अपने शौक और पैशन से अडॉप्ट किया था ये प्रोफेशन। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप जब अपने शौक से एक अपने लॉ का पैशन चूज किया जी, तो उसमें आप ख़ास तौर पर आजकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो नाजरीन सुनना चाहेंगे, किस में मतलब आप ज़्यादा फौजदारी, सिविल या कोई इस तरह साइबर क्राइम, किस तरह के फैमिली केस, आप किस तरह के ज़्यादातर केस अटेंड करते हैं? जी काजी साहब, मैंने ना जिस वक़्त वकालत स्टार्ट की तो मुल्तान में हमारे सीनियर जो थे वो चौधरी परवेज़ आफ्ताब एडवोकेट, और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब फौजदारी कानून की एक अथॉरिटी समझे जाते थे, और मर्डर केसेस में उनका बहुत बड़ा नाम था। पंजाब और पाकिस्तान लेवल पर उन्हें लोग पहचानते थे। उसके साथ साथ उनकी जो तबीयत थी वो एक बहुत ज़बरदस्त फ़लसफ़ा के भी माहिर थे, वो लिटरेचर के भी, और उनकी लाइब्रेरी आज भी मुल्तान में प्राइवेटली रिटेन्ड सबसे बड़ी लाइब्रेरी है माशाल्लाह, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने मेंटेन किया हुआ है उनके बाद, लेकिन वो सारी उनकी अपनी कलेक्शन है। तो उनका मुताला बहुत वसी था, तो मैंने उनको ज्वाइन किया, और वो फौजदारी प्रैक्टिस करते थे और उसमें स्पेशलिटी उनकी थी मर्डर केसेस की।
तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से उनके साथ मर्डर ट्रायल स्टार्ट किए। मर्डर ट्रायल्स करते करते फिर उसको आगे मर्डर अपील्स और फिर मर्डर रेफरेंसेस, और उसके साथ फौजदारी कानून में दहशतगर्दी अदालत के केसेस और साथ कुछ नारकोटिक्स के। तो मेरी जो इस वक्त फील्ड है, या मेरी आप समझ सकते हैं स्पेशलाइजेशन, जिस तरह स्पेशलाइजेशन का लफ्ज मैं जान के नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, वो खुद नुमाई के ज़िम्मे में आ जाता, लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरी जो तमाम तर जो मेरी तरजीहात हैं वो फौजदारी वकालत के हवाले से हैं और उसमें मर्डर केसेस करता हूँ जी मैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, नाजरीन ये भी सुनना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि, और लोगों को भी माशाल्लाह पता है कि गिलानी साहब जो है स्पेशलाइजेशन इन मर्डर ट्रायल है, दहशतगर्दी केस हैं, नारकोटिक्स हैं। अब इस तरह के इतना मतलब ये है कि ख़तरनाक केस आप करते हैं, कोई आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया जिसमें आपको लाइफ थ्रेट्स मिले हों, आपको लोगों ने धमकी दी हो कि हम ये कर देंगे, आपने ये केस स्टैंड नहीं करना? क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है जिसमें हमने मतलब ये है कि जाके पेश होना होता है, जाके सारे आर्गूमेंट्स करने होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बातें आई हैं कि जिसमें आपको फील हो कि ये मुझे लाइफ थ्रेट्स दे रहे हैं, या आपको लाइफ थ्रेट वाकई मिले हों? वसीम साहब, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये मुझे आम जिंदगी में अक्सर जगहों पर प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट लोगों में बैठे हुए तो ये सवाल फेस करना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी आज तक के कंडक्टेड केसेस जो हैं वो मेरे ख्याल में 10,000 के करीब होंगे माशाल्लाह, और उसमें जो मोस्टली मर्डर केसेस ही हैं। ये एक सबक भी है जो कि मैं देना चाहूँगा हमारे नौजवान वकला को, कि आज तक मैंने किसी केस में किसी प्राइवेट शख्स से कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं की। और उसकी वजह क्या है? एक सिंपल रीज़न है उसकी, जो हमें उस्ताद ने डे 1 जो परवेज़ आफ्ताब साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि केस कंडक्ट कीजिए, पार्टी मत बनिए। तो जिस वक्त मैं किसी केस में जाता हूं तो मैं अपने पेपर वर्क से बाहर नहीं होता, मैं गवाह से वही सवाल करता हूं जो मुझे मेरे फाइल के लिए रिक्वायर्ड है। मैं अपने केस को उतना ही डिफेंड जरूर करता हूं जितना मुझे फाइल के लिए रिक्वायर्ड है। मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मुझे एक दफ़ा एक पार्टी ने वकील किया, और मैं जिस शख्स के खिलाफ वकील था, अगर दूसरी दफ़ा उनका कोई आपस में डिस्प्यूट बना तो उसकी ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा मैं इसको वकील करूं। तो कई दफ़ा ऐसे भी हुआ। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जब आप इन्वॉल्व नहीं करते, पर्सनल लेवल पे इन्वॉल्व नहीं करते, आपने क्लाइंट के साथ, जो आपके मर्डर केस का क्लाइंट है ख़ास तौर पे, उसके साथ ट्रैवल नहीं करना। आपने उसके साथ कहीं पर कोई लंच, डिनर, खाना, आपने उसके साथ इंटीमेसी पर्सनल नहीं डेवलप करनी। ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है आपकी। इससे कोई फ़ुरौनियत नहीं, खुदा न खास्ता कि आप उसको उस बराबर नहीं समझते, नहीं, ये आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। जैसे एक जज, एक जूरिस्ट जब जज बनता है तो उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट बन जाती है कि उसने फासला रखना है, उसने अपने आप को ईजी एक्सेसिबल नहीं करना। इसी तरह जब आप कोई हाई प्रोफाइल केस कर रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को इजीली एक्सेसिबल मत रखिए, तो फिर आपको इस तरह की कभी फेस नहीं करना पड़ेगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका मुखालिफ भी आपकी इज्जत करेगा। जी, इसमें गिलानी साहब ने बहुत ही प्यारी बात की है कि अगर एक माशाल्लाह इनके 10,000 से ऊपर जो हैं वो केसेस इन्होंने किए हुए मर्डर के, दहशतगर्दी के, मुख्तलिफ ज़्यादातर मर्डर के हैं, तो इन्होंने बहुत ही प्यारी बात की है कि अगर आप एक पर्सनल स्पेस रखेंगे, पर्सनल स्पेस में किसी को घुसने नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर उस क्लाइंट के साथ आप सफ़र कर रहे हैं या उस क्लाइंट के साथ आप खाना खा रहे हैं, तो इस तरह की मतलब इससे फ़िरौनियत नहीं होती। इससे ये है कि एक प्रोफेशनल जो ड्यूटी है आप वो कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोफेशन भी यही इजाज़त देता है जो गिलानी साहब ने हमें बताया है। अच्छा गिलानी साहब, एक और बात है जो हमारे नाजरीन आपसे सुनना चाहेंगे कि जो मौजूदा अदालती निज़ाम है आप उसको कैसा पाते हैं और इसमें कौन कौन सी तब्दीलियों की ज़रूरत है,
और जो आने वाले आगे 10 साल हैं, आप अदालती निज़ाम को कैसा पाते हैं कि वो कहाँ तक मतलब ये कि पहुंच चुका होगा? बहुत सारे लोग हैं जो अब सिविल सूट खास तौर पर उसमें दहाइयाँ लग जाती हैं लोगों को इंसाफ लेने के लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। तो इसके बारे में नाजरीन सुनना चाहेंगे कि उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही हो। देखें, एक तो आज भी हम पीपीसी जो है वो लोगों को उसी के तहत चला रहे हैं जो कि प्री पार्टीशन अंग्रेज ने हमें एक कानून दिया था। हमारे कानून को एंग्लो सैक्सन लॉ भी कहते हैं और ये इसका रेफरेंस यही है कि ये प्री पार्टीशन जो लॉ आया, हमने उसमें अपनी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स तो ज़रूर की, लेकिन हम आज तक प्रोसीजर को बदल नहीं सके। आज तक हम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जिसको उन्होंने अपने मुल्क में बदल दिया। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमारा क्रिमिनल ट्रायल जो है वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1896 के तहत ही चल रहा है, लेकिन यूरोप ने जिसने ये हमें कानून दिया था उन्होंने उस क्रिमिनल ट्रायल एक्ट के तहत इस पूरे प्रोसीजर को चेंज कर दिया है। अब उन्होंने इसमें एडीआर इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब एडीआर को हम लोगों ने अभी तक उस स्पिरिट में अडॉप्ट नहीं किया जिस स्पिरिट में रिक्वायर्ड था, जो उसकी विजडम है। अगर आप बहुत सारे जो अदालती निज़ाम में खला देखेंगे या आप डिले देखेंगे, सबसे बड़ा तो इस वक्त सबसे बड़ा जो है वो एतराज़ यही है कि जी डिले है। वो डिले प्रोसीजर की वजह से है। उस प्रोसीजर में हमने बतौर वकील इतने रास्ते निकाल लिए हैं कि हम उसको चलने नहीं देते, और ये ओवर द टाइम हुआ क्योंकि उसमें हमने 150 साल गुजार दिया उस प्रोसीजर में। 150 साल में अब उसकी देखें, उसकी मैच्योरिटी लाइफ भी होती है, वो अपनी मैच्योरिटी लाइफ में ज़रूर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ उस मैच्योरिटी लाइफ के साथ हमारे पास उसके अंदर लूप होल्स मौजूद हैं। आप उसको कंसाइज कीजिए, आप कोर्ट्स को एम्पावर कीजिए, आप लोअर कोर्ट्स को एम्पावर कीजिए, आप उनको आंसरेबल कीजिए जजेस को। जब तक आप उन जजेस को आंसरेबल नहीं करेंगे टू ए सम अथॉरिटी, तब तक वो देखें, डिले तो सिर्फ वकील की तरफ से नहीं हो रहा, डिले तो जुडिशरी की तरफ से ज्यादा हो रहा। ये भी होता है कि जजेस की कमी भी है, ये भी कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जजेस की कमी तो 100% है, लेकिन जो अवेलेबल जजेस हैं वो भी अपने टारगेट केसेस नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि ताली तो दोनों हाथों से बचती है। तो जजेस की कमी जो है उसको आप जरूर पूरा करें। रिक्वेजिशन जाती हैं, जब आप रिक्वेजिशन भेजते हैं 250 जजेस की, हमारा यंग लॉयर देखें, अगर मैं इस हवाले से बात करूं कि उसने तैयारी की है, वो एक अच्छे लेवल पर मौजूद है, मेरे से डिस्कशन करता है, मैं उसे कहता हूं कि यार आप बैठे हुए 10 जजेस से बेहतर जानते हो, वो रिटर्न पास करके आता है, आप उसको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। आपके प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, आप जर्नल रिक्वायरमेंट को नहीं देख रहे, आप लोगों के पीछे और उनके आगे देख रहे हैं, आप उस शख्सियत को नहीं देख रहे जो कि उस सीट के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप जर्नलाइज कीजिए, आप उसको शफाफ कीजिए, आप उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, ताकि हमारा यंग वकील जो है वो अगर उसका ख्वाब है उस तरफ जाना, तो वो अपने ख्वाब को अचीव कर सके। तो इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर तादाद पूरी कीजिए। 250 की रिक्वेजिशन जाती है, आप 60 इंडक्ट करते हैं, आप वो 250 क्यों नहीं करते? तो आपने लोअर जुडिशरी में जो ये मार्जिन रखा है वो उसका इम्पैक्ट हायर जुडिशरी तक जाता है। जब केसेस में तवालत आती है या केसेस में हम रिवीजन्स फाइल करते हैं, हम उन्हीं पेंडिंग ट्रायल में मुख्तलिफ इंटरम ऑर्डर्स को लेके सुपीरियर कोर्ट्स में जा रहे होते हैं, तो वहां पर भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो रही होती है। तो हमें इस सारों को कैटर करने के लिए इंटर कोऑर्डिनेटेड सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और उस डिजिटल दौर है, आप उसको डिजिटलाइज कर दीजिए। ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, आप उसको डिजिटलाइज करें। आपके पास डाटा हो, डेली का डाटा आप देखें, आप एक हफ्ते में अपने पूरे सिस्टम को बेहतरीन कर सकते हैं। हायर जुडिशरी में भी आपके पास जजेस की कमी है, आप वो जजेस की कमी पूरी कीजिए। आप क्या समझते हैं कि पंजाब के अंदर
जो लाहौर हाई कोर्ट है उस बेंच में टोटल कितने जजेस की तादाद होनी चाहिए? अभी तो बहुत ज्यादा कम है, तो आपके अंदाजे के मुताबिक कितना जजेस ज्यादा बढ़ाए जाएं, तकरीबन कितने हो टोटल? देखिए जी, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, उसमें जजेस के हवाले से 3 दफ़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अमेंडमेंट की गई और उसमें तादाद 100 से कम करके 45 की गई और फिर 60 की गई। तो तादाद तो जो इनिशियली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने उस वक्त 1973 में 100 रिकमेंड की थी। तो आज तो आप 2025 में हैं, आज तो हमें 250 चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट बेंच चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट, यहां पर अगर आप इसको यूनिट वाइज डिवाइड कीजिए ना, आपने सेंट्रलाइज सिस्टम सारा लाहौर में शिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पर बेंचेस पर आपके जजेस की तादाद कभी पूरी भी नहीं होती। पेंडेंसी के हिसाब से मुल्तान बेंच इस वक्त सबसे पीछे जा रहा है। अब आपको मैं मिसाल दूं मर्डर केसेस के हवाले से, मर्डर रेफरेंसेस मुल्तान बेंच में 2020 और 21 के मर्डर रेफरेंसेस सुने जा रहे हैं। लाहौर बेंच में 2024 भी सुना जाता है। पिंडी बेंच में 2025 में ही डिसाइड होने की पोजीशन में है, 0 पेंडेंसी हो चुकी है। इसी तरह भवलपुर बेंच में वहां पर बहुत कम तादाद है। तो मुल्तान बेंच में तो पेंडेंसी जो है वो एट इट्स हाईएस्ट लेवल पहुंच चुकी है। तो वो आप कैसे पूरी करेंगे? आप जजेस की तादाद इंप्रूव करेंगे। यहां पर मौजूदा जजेस जो हैं उनको आप मैक्सिमम, यहां पर बेंच में 12 की तादाद है, आप कम से कम 12 की तादाद आपकी हर वक्त मुकम्मल होनी चाहिए। अब तो छुट्टियों के अंदर सिर्फ 2 जज साहबान बैठे हैं, 2 या 3 जज साहबान बैठे हैं, तरह से है। तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। पता नहीं वो बखर से आ रहा है, कोई बुरे वाले से आ रहा है, कोई रुझान से आ रहा है। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जजेस की तादाद हमारे जनूबी पंजाब जो मुल्तान है यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है। और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो पंजाब हैं उनसे इस प्रोग्राम के हवाले से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम भी जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। और जनूबी पंजाब में जिस तरह गिलानी साहब ने फरमाया कि हम भी यहाँ पे पेडेंसी बहुत ज्यादा है। 2019-20 वाले जो हैं वो मर्डर केस जो हैं अभी सुने जा रहे हैं। लाहौर के अंदर 24 वाले सुने जा रहे हैं, रावलपिंडी के अंदर 25 वाले भी मतलब तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अच्छा, एक और चीज है, इसमें आने वाले 10 सालों में आप क्या सोचते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी हो सकेगी? बिल्कुल जी, मुझे अपने इस प्रोफेशन के जो मैं समझता हूँ उसकी स्ट्रेंथ पे मुझे यकीन है कि जिस सिमत में इस वक्त हमारा मुल्क जा रहा है, जिस सिमत में हमारी जुडिशरी सर जोड़ के बैठी है इसमें बेहतरी लाने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग्स आएंगी। लेकिन बोल्ड डिसीजंस चाहिए उसके लिए, और वो बोल्ड डिसीजन लेने वाले लोग ऊपर मौजूद हैं। हमें उन पर ट्रस्ट है, वो बोल्ड डिसीजंस लेंगे और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आप क्या समझते हैं कि जो वकला साहबान हैं उनका सोशल मीडिया पर अकाउंट्स होने चाहिए, वो लोगों को किस तरह कानून के बारे में आगाही दें, वकील का सोशल मीडिया पर आना कैसा है, उसके बारे में एक और बात भी सुनी है। जो आपके उस्ताद मोहतरम थे वो माशाल्लाह पाकिस्तानी 2 फिल्म में उनके राइटर भी थे, उसके बारे में नाजरीन सुनना चाहेंगे, वो आप नाजरीन को बता दें। जी देखिए जी, मेरे उस्ताद जो कि मेरे फादर इन लॉ भी थे, चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब, उन्होंने एक बड़ी भरपूर वकालत की और उस भरपूर वकालत के साथ साथ उनका मुताला भी बहुत भरपूर था। उनकी लाइब्रेरी में इस वक्त भी मेरे ख्याल में कमोबेश 15,000 कुतब मौजूद हैं जो कि उनकी पढ़ी हुई हैं, जिस पे उनके निशान लगे हुए हैं आज भी, जिसके साइड पे उनके कोई ना कहीं नोट्स लिखे हुए हैं। वो उनका मुताला बहुत वसी था। साथ ही वो उनका सैर व सियाहत में भी उनका था इंटरेस्ट था। इसी तरह से इंटेलेक्ट के हवाले से, सूफीज़म के हवाले से और माशरे में बेहतरी के हवाले से, लोगों की फलाह के हवाले से उनका बहुत काम है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके कंट्रीब्यूशन मौजूद है।
पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उनके क्लास फेलोज जो हैं वो तारिक अजीज साहब उनके क्लास फेलो थे जो नीलाम घर किया करते थे। इसी तरह से कबीर खान साहब उनके क्लास फेलो थे, उनके दोस्तों में शुमार होता था उनका। अमजद इस्लाम अमजद साहब, ये बहुत सारे नाम हैं जो कि चौधरी परवेज आफ्ताब साहब के दोस्तों में शुमार होते थे और करीबी दोस्तों में शुमार होते थे। हम कभी अगर केस करने लाहौर जाते थे तो इनमें से कुछ लोग उनको मिलने ज़रूर आ जाया करते थे कि जी वो आज आए हुए हैं लाहौर। उन्होंने अपनी उस लाइफ में 2 फिल्में भी राइट और प्रोड्यूस की, और उनमें से एक तो सुपर हिट थी, आंसू बन गए मोती, दूसरी जो थी वो एक आर्ट मूवी थी। वो इतना बिजनेस उसने नहीं किया, लेकिन वो दोनों फिल्में देख के आपको अंदाजा होता है कि उसमें कोई ना कोई मैसेज था। तो वो सोशल मीडिया के हवाले से आपका एक सवाल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं इस चैनल के हवाले से आपको ये मैं एडवांस मुबारकबाद दूं कि आप इस चैनल के हवाले से लोगों में जो वकला का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, आप उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म 2 से 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। एक, आप लोगों को एजुकेट करें, उनको उनके बुनियादी हकूक बताएं, लेकिन उसके पीछे आपकी स्टडी होनी चाहिए। आपकी हर कही हुई बात जो है उसको किताब का रेफरेंस होना चाहिए। आप बगैर रेफरेंस के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मत यूज कीजिए, आप खुदारा गुमराह मत कीजिए। आप बेहतरीन ओरेटर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कानून जानना ज़रूरी है उसके लिए। तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, एक परसेंटेज तो हर जगह होती है, एक बहुत ही कम परसेंटेज है जो कि कानून नहीं जानती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो प्लेटफॉर्म यूज मत करें, मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ लीजिए, पहले कानून पढ़ लीजिए। उनको एडवाइस दे रहे हैं कि वो अगर सोशल मीडिया पर बैठते हैं तो पहले बुक्स पढ़ें और उसके मुताबिक जो है वो लोगों को आगाही दें, लोगों को एजुकेट करें। और साथ ही साथ दूसरी जो सोशल मीडिया पर ये है कि हमें कानून की आगाही देने के साथ साथ माशरे के उन पहलुओं की आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है हमारे मुल्क में या हमारे शहर में या हमारे इलाके में। जब कोई नई किस्म का क्राइम रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले या पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है या वकील को मिलती है। तो आप उसको अपने समाज में फैलाएं, आप बताएं, लोगों को इंतबाह करें, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मौजूद है। अखबार में वो इंफॉर्मेशन शायद किसी वक्त पढ़ी जाएगी, अब तो ट्रेंड चेंज हो गया ना। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सारा का सारा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हैं, आप लोगों को ये बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, उनकी हिफाजत के लिए आप उनको पेशबंदी कीजिए। और तीसरी लास्टली कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए हमारे यंग लॉयर्स जो हैं वो एजुकेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक दोस्त ने क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से मेरे साथ कुछ डिस्कशन की एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बुरे वाला गया हुआ था, तो वो वहाँ मुझे एक वकील दोस्त ने कहा, उसने कहा सर मेरा एक ट्रायल था, मैंने आपकी वो वीडियो क्लिप देखी, उसमें मुझे बहुत कुछ मिल गया और मैंने उसी मुताबिक जाकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया। हाँ जी। तो ये मुझे उसका फायदा नजर आया कि आप लोगों के लिए, और ये हमेशा के लिए आप छोड़ सकते हैं, ऐसे ही है। तो आप सीनियर वकला जो हैं, अब उनके ऊपर कर्ज है, उन्होंने सिखाना है बच्चों को, और वो सिखाने का जो है वो मोड अब सोशल मीडिया चला गया। तो जरूर यूज कीजिए सोशल मीडिया को, लेकिन उसमें आप यंग लॉयर को भी एजुकेट कीजिए। डिस्टेंट एजुकेशन का इसको मोड बनाइए, और डिस्टेंट एजुकेशन जो है वो हमेशा से कामयाब रही है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, आप जो है एक सच्चे वकील को कैसा पाते हैं कि वो किस तरह होना चाहिए? आइडियल वकील, सच्चा वकील जो माशरे में एक अमन पसंद हो और बहुत सारे मामला समझता हो, आप कैसा पाते हैं उसको, कैसा सोचते हैं, किस तरह का हो? देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है जिसको अमेरिकन, एक बुक है हाउ टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक किताब का टाइटल है, जो कि अमेरिकन स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाई जाती है। उसकी ओपनिंग लाइन है
कि a jurist must be socially anak, he must be emotionally honest। इसका मतलब ये है कि कोई भी वकील या कोई भी जज उसको सोशली और इमोशनली दोनों चीज़ों से किनारा करना पड़ता है। मैं इस फ्रेज को पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली डिसएग्री करता हूँ। पार्शली एग्री इसलिए करता हूँ कि आपको इस समाज का जो कि एंटरटेनमेंट सेगमेंट है उससे आपको किनारा करना पड़ेगा। अगर आपने, क्योंकि अब आपने चूज किया है एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें लोग आपको एज ए सेवियर देखते हैं, लोग आपको देखते हैं कि ये हमारे सजाए मौत हुए बच्चे को बचा लेगा, आपको एज ए सेवियर पोज करते हैं। और अगर आप उसको नजर आए किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप एक एंटरटेनमेंट एले में मौजूद हैं और आप उससे भी बिलो हरकतें कर रहे हैं, तो वो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो एक तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रेन करना है। दूसरा, आपके मुंह से किसी के खिलाफ भी कोई बात मत निकले, आपके चाहे कोलीग हो, चाहे वो जुडिशरी का कोई आला अफसर है या आपका क्लर्क भी है, आपको अपनी ज़बान को बहुत ही अच्छे तरीके से टेम करना है। तीसरे नंबर पर आपकी कही हुई बात आपको उस पर अमल करना है। आपने जिस दिन केस बुक किया है, आपके पास एक क्लाइंट आया है, आपने फीस लेने से पहले उसको जो सर्विसेज ऑफर किए हैं, फीस लेने के बाद भी वही सर्विसेज उसको दीजिए। और हमें तो ये सिखाया गया कि अगर कोई पार्ट ऑफ फीस केस खत्म होने के बाद बच भी गया है तो वो केस के बाद हम डिमांड नहीं करते, वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर फीस के जिम्मे में नहीं रहता। मैं जिस वक्त भी कोई जेल से क्लाइंट छुट के आता है, सजाए मौत से बरी होता है, वो आता है, तो मैं उसको कहता हूं कि जी आपके साथ एक मिठाई का टुकड़ा जो है वो इंशाल्लाह बैठ के खाएंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी तरह से करता हूं। तो आपने अपने आप को उस पेडिस्टल पे बिठाना है जहां पर लोग आपको एज ए सेवियर देख सके, आपको फलाह के लिए आपको पुट कर सके। तो और सच तो सिर्फ वकील के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो बतौर इंसान आपने सच बोलना है। तो सच तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे उस्ताद ने पहले दिन मुझे एक डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप ईमानदार हैं और मेहनती नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे, और अगर आप बहुत मेहनती हैं और ईमानदार नहीं हैं तो तब भी कामयाब नहीं होंगे। एक शॉर्ट आपका टाइम आएगा और फिर आप उसी तरह गिर जाएंगे। अगर आपने परसिस्टेंटली, अब मुझे यहाँ पर 25 साल के करीब हो गए और मैं उसी असूल पे कायम हूँ कि अगर आपने परसिस्टेंटली तरक्की करनी है तो फिर आपको ईमानदारी और मेहनत, सच्चाई और मेहनत दोनों को साथ लेके चलना है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है, आप माशाल्लाह सियासत, वकला सियासत में भी इन्वॉल्व हैं, उसमें माशाल्लाह हिस्सा ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे इंशाल्लाह। तो आप जब मेंबर पंजाब बार बनेंगे तो आपने क्या मंशूर रखे हैं वकला के लिए, वो नाजरीन सुनना चाहेंगे कि वो आपने क्या ऐसे मंशूर रखे हुए हैं कि वकला आपको इलेक्ट करें और उसके बाद जो है वो आप तमाम जो चीज़ें हैं वो उनकी इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करें। देखें काई साहब, मैं अपने तकरीबन 22 से 25 साल कैरियर के बाद पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ पंजाब बार का। इससे पहले मेरे चैम्बर से मेरे दोस्त बहुत सारे ओहदों पर रहे, उन्होंने कंटेस्ट भी किए। इस दफ़ा दोस्तों के इसरार पर मैं खुद इस ओहदे के लिए कैंडिडेट बना हूँ। तो मेरे पास तो ऑप्शंस थी कि आप फ़लाँ इलेक्शन लड़ लें, फ़लाँ लड़ लें। मैंने पंजाब बार क्यों चूज़ किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ये वकला की लेजिस्लेटिव असम्बली है। पंजाब बार में आप कुछ कर सकते हैं, कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। आप सदर, सेक्रेटरी, बहुत अच्छे ओहदे हैं। 1 साल के लिए आप
बार को सर्व करते हैं, लेकिन उसमें आप कोई कानून साजी नहीं कर सकते, उसमें आप लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं दे सकते। पंजाब बार में अगर आपको अल्लाह ताला चांस दे तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आने वाले कुछ वकला आपको याद रखें। तो मैं जहां पर मैं देख रहा हूं कि इस इलाके या इवन पंजाब बार में, पाकिस्तान बार में इस एरिया को नहीं एड्रेस किया जा रहा, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाके उस एरिया को एड्रेस करूं। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी बेसिक सी, और ये प्री इलेक्शन इसको कोई वादे के तौर पर नहीं, लेकिन मैंने आज तक किसी से डिस्कस भी नहीं किया कि मेरा अंदर, आपने सवाल किया और आपने मुझे कुरेद लिया। मेरा जो बेसिकली 2 चीज़ों पे टारगेट है। मैंने बूढ़े वकील को बहुत मुश्किल में भी देखा है अपनी कचहरी में। मैं क्लास 2 में था और मैं क्लास 2 से यहाँ कचहरी आ रहा हूँ, और मैं आज तक मेरे सामने ये बड़ी हुई है कचहरी भी, और मैं इसके सामने बड़ा हुआ। तो मैंने बहुत सारे सीनियर वकला को बहुत मुश्किल में आखिरी वक्त में देखा। तो मेरी ख्वाहिश उस पेंशन सिस्टम के हवाले से है कि पंजाब बार की फलाही जो एक कमेटी है, कुछ वकला के साथ EOBI के सिस्टम पे बेस करते हुए या इंश्योरेंस सिस्टम पे बेस करते हुए कुछ ऐसा हम डेवलप करें कि एक पेंशन होनी चाहिए ओल्ड एज बेनिफिट के जुमरे में, और ताकि एक वकील अपनी रिटायरमेंट लाइफ इज़्ज़तदाराना तरीके से गुजार सके। दूसरा, मैं स्ट्रगल करके आया हूँ। मैंने यहाँ पर जब वकालत शुरू की, गो कि मेरे वाले साहब सिविल की प्रैक्टिस करते थे, वकील थे, लेकिन एक खुद एतमादी के तहत मैं अपना काम खुद करना चाहता था। तो मैंने डे 1 से स्ट्रगल की। मुझे पता है कि नौजवान वकील किस स्ट्रगल में होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उसके 2 एक्सपेंसेस इंश्योर कर दें, उसका पेट्रोल, उसका खाना पीना, आप ये 2 चीज़ें इंश्योर कर दें, रिहाइश तो उसके पास, बेचारे के पास होती है कोई ना कोई, तो आप देखेंगे आपको अदालत में क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। उसके ज़हन से जब ये स्ट्रेस निकल जाएगा तो वो परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? उसको 3 साल के लिए, आपके इतने हज़ारों महकमे हैं, आप मस्ट कर दें कि जो वकील लाइसेंस लेगा पंजाब बार का, उसको अब फला महकमा जो है वो आज से 3 साल तक ये बेसिक पेट्रोलिंग फ्यूलिंग देगा, और उसके बदले में वो महकमा उससे कंसल्टेशंस लेता रहेगा। वो माइनर कंसल्टेशंस आप उसको दें, आप उसके ऊपर अदालती बर्डन बेशक मत डालिए, आप सीनियर्स को दीजिए, लेकिन आप उसका ये 2 एक्सपेंसेस जो हैं वो इंश्योर कीजिए। और ये मेरा पैशन है, और इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि ये मैं करवा लूँगा, और मुझे उम्मीद भी है कि ये मैं करवा लूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और ये जो आपने बातें की हैं ये इंशाल्लाह मुकम्मल करें। इसमें एक और चीज़ है, ज़िंदगी में आपको जो सबसे ज़्यादा अहम सबक मिला है वो कहाँ से मिला है? और दूसरी बात ये है, माशाल्लाह आप बहुत सारे यंग वकला के लिए आइडियल होंगे। बहुत सारे वकला आपको देखते होंगे और सोचते होंगे कि हम सैयद बदर रज़ा गिलानी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जितना, मतलब ये है कि कामयाब हो सकें, और इतना ही प्रैक्टिस हो हमारी, और आपकी पर्सनालिटी देख के बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि वकला, यंग वकला सोचते होंगे। तो आपके लिए कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके लिए आइडियल है, आप सोचते हैं कि वो आइडियल है मेरे लिए? देखिए, इसमें एक लम्हे के लिए भी मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है वो एक शख्स ने उंगली पकड़ के, ग्रूम करके खड़ा किया, वो मेरे उस्ताद चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब। उन्होंने मुझे डे 1 इंस्पायर किया, और आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि वो पहले 6 महीने तो शायद उनको मेरा नाम भी पूरा नहीं पता था। मैं ऑफिस आवर से 1 घंटा पहले जाता था, केसेस के नोट्स बनाता था, और जिस वक्त वो अपने टाइम पर आते थे, वो पढ़ते थे, तो उनको कुछ अरसे के बाद रियलाइज होने लग गया कि ये कोई बच्चा नोट्स बनाता है। तो उन्होंने वो मुझे बुलवाया, मुंशी ने बताया कि जी वो जिलानी साहब का बेटा है जो आपने उनको यहाँ पर इंडक्ट किया। ग्रेजुअली उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है या इसमें शौक है। उन्होंने फिर मुझे ग्रूम किया, फिर उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी बताई
कि आपके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ कूट कूट के होनी चाहिए। तो मेरी इंस्पिरेशन वो मेरा उस्ताद चौधरी परवेज़ आफ्ताब साहब हैं। वो मेरे उस्ताद भी थे, मेरे ससुर भी थे, और उन्होंने बहुत कुछ दिया और दुआ बहुत दी। जो मेरा खासा, जो मेरी आज तक का, जो मेरे, मैं समझता हूँ, जो मैंने अगर कुछ ज़िंदगी में अगर गेन किया है तो मेरे वालिदैन के बाद मेरे उस्ताद की दुआ है, और वो अपने आखिरी वक्त तक मुझे दुआ देते हुए गए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो बहुत सारे यंग वकला भी सुन रहे होंगे, तो आप जो है यंग वकला को कौन सा पैगाम देना चाहेंगे कि वो आप जितना कामयाब वकील बन सकें या अपनी ज़िंदगी जो है एक अच्छे वकील की तरह गुजार सकें? उनमें कौन कौन से ऐसे पैगामात हैं वो यंग वकला देख रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं? देखिए, इसमें एक फैक्टर नसीब को अगर थोड़ा सा साइड पे कर दें और उसमें इंसानी अमल को ज़्यादा आप शामिल कर लें तो फिर तो दो बातें बड़ी अहम हैं। एक, हर शख्स बताएगा कि आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। दूसरा, किताब से राब्ता नहीं तोड़ना। आप आज भी, मैं किताब पढ़े बगैर नहीं सोता। आपको किताब से राब्ता रखना है। अगर आप किताब से राब्ता रखेंगे तो आप इस फील्ड में फ्लोरिश करेंगे। तीसरे नंबर पर 10 साल के लिए अपने ऊपर बैन लगा लीजिए कि आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना। आप वकालत में आए हैं, वकालत की वजह से आपकी सियासत होगी। आपको सियासत की वजह से वकालत बहुत रेयर है। आप देखें, बहुत से हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं, इस वक्त मौजूदा भी हैं, जिनके पास कोई ब्रीफ नहीं है। तो सियासत से वकालत नहीं आती है, वकालत से सियासत जरूर आ जाती है। तो फिर प्राइम कंसिडरेशन क्या है? वकालत। मेरे जो ख्वाहिश ये है, मेरे चैम्बर के जितने एसोसिएट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली मना है कि वो ये सियासी एक्टिविटीज़ में तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो अपना मामलात, अपना चैम्बर इस्टेब्लिश। अब आपको मैं बताऊं कि मैं इस वक्त इलेक्शन खुद लड़ रहा हूं। मेरे चैम्बर के वो दोस्त जिनकी स्टैंडिंग 5 साल 10 साल से कम है, वो आज भी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। मेरे साथ वो लोग नहीं मूव कर रहे। मैं उनका फ्यूचर नहीं खराब करना चाहता। वो अपने लेवल पर दोस्तों को कहते ज़रूर हैं, वो अपने लेवल पर दोस्तों से रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन इस पॉलिटिकल जो एक्सर्शन है उसमें मैं उनको शामिल इसलिए नहीं करता कि उनकी प्राइम कंसिडरेशन वो है, मैं उनकी लाइफ नहीं खराब करूं। तो आपने खुदारा, आप चैम्बर्स का इंतखाब कीजिए। एज ए यंग लॉयर आप आए हैं जहां पर आपकी ट्रायल वर्क हो, आप मुफस्सल का काम सीखिए, एपलेट वर्क उसके बाद जाइए, और जब आप ट्रायल वर्क में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एपलेट वर्क आपके लिए मुश्किल ही नहीं होगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। तो 10 साल अपने ऊपर ये जब्त कीजिए। 10 साल के बाद ये कचहरी आपको, ये कोर्ट्स आपको, ये प्रोफेशन आपको इतना पे करेगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 10 साल जब्त कीजिए और मेहनत कीजिए। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छा पैगाम दिया गिलानी साहब ने यंग वकला के लिए। एक और नाजरीन जो है वो सुनना चाहेंगे सवाल जो है आज उसका जवाब, वो ये है कि लेडीज़ लॉयर्स को कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं? आया कि लेडीज़ लॉयर को हमारे इस मौजूदा जो निज़ाम है बार एसोसिएशंस का, उसमें उनको बराबर हुकूक मिल रहे हैं, या उनके लिए कौन कौन सी ऐसे इक़दामात हैं जो आप सोचते हैं कि ये उठाने चाहिए ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें? क्योंकि माशरे के अंदर ओवरऑल लेडीज़ को, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारा जुर्म इंसाफ है इसमें लॉयर्स के लिए ही तकरीबन तमाम बातें होती हैं। तो आप उसमें बताना चाहेंगे लेडीज़ लॉयर के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें उठानी चाहिए? जी वसीम साहब, ये हमारा एक अहम तरीन सेगमेंट है, और ख़वातीन वकला जो है वो आलमोस्ट इस वक्त कचहरी का 25% है। और इसमें बड़ा खुशाइन है कि पिछले कुछ अरसे में बड़ी तेज़ी से इजाफा भी हुआ है, और लेकिन उनको मुश्किलात भी हैं। मुश्किलात दो तरह की हैं, एक उनकी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स देयर फैमिली, और दूसरा हमारे एनवायरनमेंट में कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें उनके लिए
रेजिस्टेंस है जो उनके लिए नहीं अवेलेबल। तो उनको जो मेरा सजेशन है, वो हमारी बहनें जो नया नया इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रही हैं, तो आप इस प्रोफेशन की बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, आप सिर्फ खुला के केसेस करने के लिए नहीं पैदा हुई हैं। आप साइबर क्राइम देखिए, आप FIA देखिए, आप AI देखिए, आप ADR देखिए, आप डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग देखिए, आप कंसल्टेशंस लीजिए मुख्तलिफ कॉरपोरेट उनकी फोरम्स की, आप इंटरनेशनल ड्राफ्टिंग्स पे जाइए, आप ऑनलाइन ड्राफ्टिंग्स ऑफर कीजिए। तो आपके पास इस फील्ड में इतना कुछ है जो आप सिर्फ ये खुला के केसेस करने में नहीं आ पाई। आपके लिए बहुत बहुत है, इस प्रोफेशन में बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चले जाइए। तो जो ख़वातीन वकला हैं उनके लिए ये बहुत सारी अच्छी फील्ड्स अवेलेबल हैं हमारे इसी वकालत में, उनको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर वो अपना राब्ता किताब से रखते हुए किसी भी एरिया को ज्वाइन करेंगी, वो वहाँ पर ज़रूर फ्लोरिश करेंगी। इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट अब इंतहाई कंजीनियल हो गया है, जो कि आज से हम 30 साल पहले अगर या 25 साल पहले जब हमने वकालत ज्वाइन की थी, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था। अब एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। अब हमें लोअर जुडिशरी में 10% जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो ख़वातीन नज़र आती हैं। तो ख़वातीन के लिए ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है, वो इसको भी अडॉप्ट कर सकती हैं। तो अब एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, वो ज़रूर इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें। ये प्रोफेशन उनके लिए है, उनके लिए रहेगा और आगे मज़ीद मौके बनेंगे उनके लिए। बार एसोसिएशंस को जब ख़वातीन वकला आ जाती हैं जी, तो बार एसोसिएशंस को कौन से, या जो पंजाब बार के मेंबर साहबान हैं हमारे, उनको कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि ख़वातीन के लिए आसानियाँ मज़ीद क्रिएट हो सकें उनको, ताकि मज़ीद और ख़वातीन हैं। अब जिस तरह आपने बताया प्रोग्राम के अंदर कि हमारी जुडिशरी के अंदर तकरीबन 25% या 20% तक, अब मुल्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत सारी जो हैं जुडिशल जो अफसर हैं वो लेडीज़ हैं। तो इस तरह मतलब हमारी बार एसोसिएशंस और पंजाब बार को ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए जिसकी वजह से जो ख़वातीन को वकालत करने में आसानी हो सके और हकूक़ जो है उनको बराबर मिल सकें या बराबर से भी ज़्यादा मिल सकें? देखिए, औरत जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड सेक्ट नहीं है माशरे का। हमें एक तो ये सोच ज़हन से निकालनी होगी। वल्नरेबल ज़रूर है, उसके हकूक़ बराबर ही हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ मेंस हकूक़ जो है ना, मर्दों के हकूक़ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। लेकिन वो अच्छा है, वो अच्छा है। माशरे में बैलेंस पैदा करने के लिए आपको कहीं पर ख़वातीन को बढ़ के हकूक़ देने पड़ते हैं ताकि बैलेंस, क्योंकि इंसान मर्द डोमिनेंट एक कैरेक्टर है, वो डोमिनेंस चाहता है। औरत डोमिनेंस पसंद नहीं करती, वो अपने ऊपर हाकिम पसंद करती है। ये नेचर है, ये आईडी है। ये अगर साइकोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो ये आईडी है, जिसको फ्रोइड ने कहा ना आई और डी, ये वो है। तो औरत के हकूक यहाँ पर सफिशेंटली प्रोटेक्टेड हैं। मज़ीद पंजाब बार या बार एसोसिएशंस में उनके लिए आप उनको फैसिलिटेट कीजिए। मुझे मुल्तान में बड़ा अच्छा लगा कि डे केयर सेंटर्स उन ख़वातीन वकला के लिए बनाए जिनके साथ टॉडलर्स हैं या बच्चे छोटी एज के हैं। तो वो डे केयर सेंटर एक बहुत खुशाइन कदम है, वो जिसने भी किया, जिस भी प्रेसिडेंट और इंतज़ामिया ने किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इसके साथ ही ख़वातीन के बारूम्स को फैसिलिटेट करें। मैं पिछले दिनों मुल्तान के बार एसोसिएशन में लेडी लॉयर्स के एक फंक्शन इवेंट में गया, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग ही नहीं है। तो आप उनको फिर प्यूनेटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप उनको पनिश कर रहे हैं। मत कीजिए, आप उनको इक्वल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए। अगर आपके पास 8 एयर कंडीशनर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी करने चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ज़रूर है, डिसबर्समेंट का मसला है।
राइट्स कहीं भी किसी भी किताब में लिखे नहीं हुए कि ये राइट्स नहीं अवेलेबल या ये अवेलेबल है। इक्वल राइट्स अवेलेबल है। डिसबर्समेंट का मसला है, हमारी सोच का मसला है, हमें सोच बदलनी होगी, उनको फैसिलिटेट करना होगा। हम उनको अपने मुताबिक एक कुलीग के तौर पर लेके चलेंगे तो आप देखें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। अच्छा, इसमें लास्ट आपसे सवाल ये है कि आपने ज़िंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट सबक है कहाँ से हासिल किया और किस तरह, मतलब आप सोचते हैं कि वो सबक हासिल करने के बाद आपको उससे क्या हासिल हुआ? देखिए, ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे मोड़ आते हैं, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, पहला डिसीजन तो ये था कि मुझे मेडिकल फील्ड छोड़ के लॉ करना था। ये एक मेरा अपना डिसीजन था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके ऊपर फ़ख्र है कि आज भी मैं उस डिसीजन पे मुझे अल्लाह ताला ने रिवार्ड किया। दूसरा, मैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहा था, मैंने एडमिशन भी ले लिया। तो तब तक मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था और मैं यहाँ पर 4 साल ट्रायल वर्क कर चुका था। तो वो भी मैंने अपने जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ कहा, उन्होंने कहा, हैड यू बीन माय सन आई वुड नॉट हैव अलाउड यू टू गो देयर। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन्होंने मुझे क्यों कह दिया कि अगर तुम मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें जाने ही ना देता। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो खुद हमेशा प्रमोट करते रहते हैं कि जी हायर एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं अगर बायट लॉ या LLM करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्यों रोक रहे? तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा सर आप क्यों नहीं जाने दे, मैं तो एडमिशन हर चीज़ मेरी कंप्लीट। उन्होंने कहा कि आपको एजुकेशन की कंटिन्यूटी में जाना चाहिए था। आप अब ये 4 साल ज़ाया कर जाओगे, जब आप 3 साल के बाद आओगे तो ये 4 साल ज़ीरो हो चुके होंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी के 7 साल लूज करोगे। वो मेरे लिए एक सबक था और वो सबक मैं यंग लॉयर्स को भी देता हूँ कि आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो द मोमेंट आप LLB करते हैं, द मोमेंट आपने डिग्री कंप्लीट की है, आप फिर उसको कंप्लीट करके आए, अपनी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट करके आए। आप उसी वक्त LLM के लिए जाएं, उसी वक्त बायट लॉ के लिए जाएं। जितना अरसा आप कचहरी आकर दोबारा जाएंगे आप दोबारा मिसफिट हो जाएंगे, फिर आप ना वहाँ पर कुछ कर सकेंगे ना यहाँ पर कुछ कर सकेंगे। तो ये एक सबक था और वो डिसीजन था। तो ये दोनों जो है ये मेरे लिए बहुत अहम है। जी माशाल्लाह, गिलानी साहब ने बहुत सारी बातें प्रोग्राम में यंग वकला को बताई और अपने ज़िंदगी के जो उन्होंने सबक बताए, और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया पर वकला का कौन सा किरदार होना चाहिए। उन्होंने जुडिशरी के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो जजेस की कमी है, उनके लिए सजेशन दी और आने वाले वक्त में जो है अदलिया को कैसा पाते हैं वो भी बताया। उसके अलावा जो अपने फौजदारी मुकदमात जो करते हैं उसमें कौन कौन सी प्राइवेसी रखनी चाहिए, कौन कौन सी लिमिट्स रखनी चाहिए, कौन सी पर्सनल स्पेस रखनी चाहिए, उसके बारे में माशाल्लाह गिलानी साहब ने बहुत खूब बताया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अरे नहीं, हम उस बुराई का मुकाबला, हाँ बुराई का मुकाबला करते रहे। तो उसके बाद फिर थिएटर, ये जो है आर्ट काउंसिल में तो जाना ही छोड़ दिया लोगों ने।